तो भाई लोग एपिसोड की शुरुआत में वॉल्स शैडन अपनी मार्चिंग कर रहे होते हैं। फिर ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट के हालात दिखाते हैं। वहाँ पर रंबलिंग की वजह से बहुत नुकसान हो चुका था। वॉल्स के पास जितने भी लोगों के घर थे सारे गिर गए होते हैं और बहुत से लोग इंजर्ड भी हो गए होते हैं। हिच उन सब लोगों को रेस्क्यू कर रही थी और वो सभी इंजर्ड लोगों को कैंप में ले आते हैं। वहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि सारे टाइटन्स एक लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि ये कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। और वो अजीब सा भयंकर सपना कैसा था? क्या उस सपने में जो भी बोला वो सच था? एक इंजर्ड लेडी कहती है, एरन की वजह से मेरा घर कि एक आदमी उसे चुप करा देता है। वो कहता है, एरन को इस सब के लिए दोष मत दो। हम सबकी जान बचाने के लिए तुम्हारे बेटे को सिर्फ अपनी कुर्बानी देनी पड़ी है और कुछ नहीं। तो बाकी लोग उस आदमी को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? इनका बेटा मर गया और दीवारों के गिरने की वजह से कितने लोग मारे गए। वो एरन ही था जिन्होंने उन सबको मारा है। वो आदमी कहता है, तुम सही हो, एरन ने ही उन सबको मारा है, पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो बाहर की दुनिया के लोग हम सभी को मार डालते। तो बाकी के लोग कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, एल्डिया के लोग जीवित रहेंगे उन लोगों के सेक्रीफाइस से। जीत अब हमारी है और वैसे भी बिना सेक्रीफाइस के कुछ जीतना भी नहीं जा सकता। और वो लोग नारे लगाने लग जाते हैं कि एल्डिया अमर रहे, एल्डिया अमर रहे। और एक सोल्जर हिच से कहता है, ये बात तो बिगड़ती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोगों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। उसके बाद हिच बाकी सोल्जर्स को कमांड देती है कि अपने सारे गियर्स को इकट्ठा करके ले आओ और यहाँ रख दो। और वो हेडक्वार्टर के अंदर आ जाती है। हेडक्वार्टर्स के अंदर उसे कुछ पैरों के निशान दिखते हैं जो बेसमेंट की ओर जा रहे होते हैं। वो निशान का पीछा करते करते बेसमेंट तक आ जाती है। वो वहाँ का दरवाज़ा खोलती है और साइड में ही एनी भी बैठी होती है। वहाँ पर एनी हिच का मुंह बंद कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और उसकी गर्दन पे अपनी अंगूठी रख देती है जिसमें ब्लेड लगा था और कहती है, अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगी। सबसे पहले अपनी जैकेट उतारो। पर हिच उसे पकड़कर उसे नीचे घुमाकर गिरा देती है। वो उससे कहती है, तुम बहुत कमज़ोर हो, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम कोई बुढ़िया हो। मैं कब से उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब मैं तुम्हें इस तरह घुमा कर गिरा सकूं। वो अपने साथियों को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके हाथ पे खून लगा हुआ है। एनी कहती है, मैं पहले ही अपने आप को कट कर चुकी हूँ, मैं कभी भी अब ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ। तुम्हें वैसे ही करना होगा जैसा मैं कहती हूँ। हिच कहती है, अच्छा, लेकिन तुम इतनी कमज़ोर हो इस वक्त, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि तुम ट्रांसफॉर्म हो सको। एनी कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर इस बात का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं ट्राई ना कर लूँ। हिच ये सुनकर थोड़ा सोच में आ जाती है, लेकिन फिर वो उसे अपने साथ ले आती है। एनी कहती है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे कई ज़्यादा समझदार हो हिच। हिच कहती है, चुप रहो, अगर तुम इस टाउन से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे पास कोई और रीज़न नहीं है तुम्हें स्टॉप करने का। इसके अलावा अब मैं तुम्हारे चेहरे और उस बेसमेंट में नहीं देखना चाहती। एनी कहती है, और मुझे भी तुम्हारी ना ख़त्म होने वाली उन बेवकूफ़ लड़कों की बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। हिच कहती है, तुमको इसके बारे में कैसे पता? क्या तुम होश में थी पूरा टाइम? एनी कहती है, 4 साल मुझे ऐसे लगे जैसे मैं कोई बड़ा सपना देख रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें और एरविन को दूर से बोलते हुए सुन पाती थी, और जब मुझे तुम्हारी आवाज़ें भी नहीं आती थीं तो ऐसा लगता था कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। पर तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों की वजह से ही मुझे पता रहता था कि चल क्या रहा है। पर अचानक से मैं एकदम से असली दुनिया में आ गई वापस, और मैंने सबसे पहले आवाज़ सुनी एरन की। क्या वो सच में दुनिया को ख़त्म करने वाला है? फिर नेक्स्ट सीन में हिच एनी को घोड़े पर बिठाकर ले जा रही होती है। रास्ते में वो उससे कहती है, एक सोल्जर के रूप में सिर्फ एक ही काम है मेरा, इन डेड बॉडीज़ को उठाना, तुम्हारे और एरन की करी हुई तबाही को साफ करना। शायद अब तुम मुझे जवाब दे सकती हो कि कैसा लगता है इतने सारे लोगों को मरते हुए देखना सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए। एनी कहती है, क्योंकि तुमने अब पूछा ही है तो मैंने इसके बारे में सोचा है। मुझे इसके बारे में कुछ ख्याल नहीं आता। लोगों को मरना कुछ ऐसा है जिसके लिए हमको शाबाशी दी जाती है। हमारे को सिखाया गया था कि सोल्जर और लोगों को मारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम एल्डिया के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं और दुनिया को बचा रहे हैं। जो भी हमने किया था वो ठीक था। आर्मिन ने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो तुम इस चीज़ को रोकना चाहती हो। तो हिच उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जितने भी लोग मरे हैं उनका मरना ज़रूरी था? एनी कहती है, नहीं, दुनिया को बचाना मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा होते ही छोड़ दिया था। मैं पैदा हुई थी क्योंकि मेरी माँ का अफेयर एक एल्डियन के साथ था। मुझे उस जगह से एक फॉरेनर एल्डियन ने गोद ले लिया था। उसे मेरे जैसे कारनामों की वजह से ही उधर रखा गया था।
उसका मकसद ये था कि वो मुझे एक वॉरियर में बना दे ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। जहाँ तक मुझे याद है उसने मुझे होम टाउन का मार्शल आर्ट सिखाया था। मैं उसके लिए सिर्फ इतनी ही वैल्यू करती थी कि काश ये कभी एक वॉरियर बन जाए। सालों बीत गए और मैं इतनी स्ट्रांग बन गई जितनी उसने एक्सपेक्ट करी थी। उसके बाद मैंने उससे मुझे दी गई सारी चीज़ों का बदला लिया। मैंने उसे इतना मारा कि वो अपने पैरों पर चल ना सके। और भाई एनी उसे गिरा गिरा कर लाते मारने लगती है। पर खुशी के मारे उसने मेरे से कहा, बहुत शाबाश, अब तुम किसी को भी बिना वेपन्स के मार सकती हो। हिच उससे पूछती है, ये क्या है, क्या ये तुम्हारी लाइफ स्टोरी है? तो एनी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी बातें 4 सालों तक सुनी, तो क्या तुम मेरे सिर्फ इतनी सी बात भी नहीं सुन सकती? जैसा तुम देख सकती हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान मरे या ज़िंदा रहे। मेरे लिए किसी की ज़िंदगी भी मायने नहीं रखती, यहाँ तक कि मेरी खुद की भी ज़िंदगी। जिस सुबह मैं इस आइलैंड में आने के लिए निकली थी, उस सुबह अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जो भी चीज़ें सिखाई थी वो सब गलत थीं। और फिर वो रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ, वॉरियर बनने के बारे में छोड़ दो और सिर्फ वापस आ जाओ। वो आदमी मेरे फादर थे। उन्होंने पहली बार मेरे से अपनी बेटी की तरह बात करी थी। मेरे पास एक फादर है जो मेरे वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि अब कुछ भी मैटर नहीं करता। मैंने जो भी चीज़ें करी हैं वो सच में माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन अगर वो सब चीज़ें मुझे मेरे फादर के पास पहुँचाती हैं तो मैं वो सब फिर से करने को तैयार हूँ। हिच कहती है, मुझे बताने के लिए शुक्रिया, मैं सब समझ गई। पर अगर तुम वहाँ पर चली भी जाती हो तो रमलिंग में से कोई भी नहीं बच सकता। तो एनी कहती है, मुझे पता है। उधर मार्ले आइलैंड के लोग पागल हो गए होते हैं। वो लोग वहाँ से भागना चाहते थे, तो वो गेट के गार्ड्स को कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमारा यकीन कीजिए, पैराडाइज आइलैंड के डेविल्स हमें मारने के लिए आ रहे हैं। फिर एनी के फादर को दिखाया जाता है जो गार्ड से कहते हैं कि रमलिंग शुरू हो चुकी है। एरन ये अगर हम सबको मारने के लिए आ रहा है, वो आ रहा है तुम्हें, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे घर को कुचलने के लिए। तो वो गार्ड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी यकीन क्यों करूं? तो वो कहता है कि हम सब ने एक ही सपना देखा है, तो हमें यहाँ से बाहर जाने दीजिए। मुझे यकीन है कि आपको भी वही सपना दिखा होगा, तो आप भी यहाँ से भागिए और हमें भी यहाँ से भागने दीजिए। दूसरे गांव के भी सभी यही सेम बात कह रहे हैं। तो क्या अभी भी आपको ये नहीं लगता कि ये सब बात सच है? तो वो गार्ड उससे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। अभी के लिए तुम सब लोग इस साजिश को बनाने के लिए दोषी हो, तो चलो अपने घुटने पर बैठ जाओ, जल्दी करो। इतने में एनी के फादर को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें एनी उससे कहती है कि हाँ, मैं वादा करती हूँ, और वो उस गार्ड पर हमला करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि तभी एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद सीन पैराडाइज आइलैंड में आ जाता है और वहाँ सोल्जर्स कहते हैं कि ये गोली की आवाज़ कहाँ से आई। तो कमांडर शेडीज़ कहते हैं कि ये येगरिश ने पूरे किले पर कब्ज़ा कर लिया है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो पता नहीं वो क्या क्या कर सकते हैं। तो सोल्जर्स कमांडर शेडीज़ से कहते हैं कि चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। कमांडर शेडीज़ उनसे कहते हैं कि नहीं, अब मेरे लिए यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं बची है। हमारी आधी से ज़्यादा सेना मारी जा चुकी है। येगरिश लोगों का सपोर्ट गेन करेंगे और आइलैंड पर अपना शासन करेंगे। मैं काफ़ी बूढ़ा हूँ अभी माउंटेन्स पर रहने के लिए और बाहर की गंदी जगह पर रहने के लिए। सोल्जर्स कमांडर शेडीज़ से कहते हैं कि अगर आप नहीं आओगे तो हम लोग वैसे भी मर जाएंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। शेडीज़ कहते हैं कि बेवकूफ़ हो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा और उन लोगों को खुद को ऐसे ही मारने दूंगा? जैसा येगरिश कहते हैं वैसा ही करो और उनकी बातों को मानने से इनकार मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम सिर्फ अपनी जान ही बचा सकते हो। तो वो कहते हैं, आप मजाक कर रहे हो, तुम लोगों के वापस उठने के लिए एक दिन ज़रूर आएगा, पर जब तक वो दिन नहीं आता तुम लोग अपने आप को खोने मत देना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिकासा आर्मिन से कहती है कि आर्मिन, अगर तुम रैगोको के लिए निकल भी गए तो भी तुम कोनी को नहीं पकड़ पाओगे, और अगर तुमने उसे पकड़ भी लिया तो तुम उससे क्या कहोगे कि अपनी मॉम को जिंदा करने का ख्वाब छोड़ दो? तो आर्मिन कहता है, हाँ मैं कहूँगा,
मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हम गाबी का ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। वही वजह है जिसकी वजह से राइनर और कार्ड टाइटन हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। अभी भी उन 9 टाइटन्स में से कोई भी उन टाइटन्स को इनहेरिट कर सकता है। उसकी प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी उस छोटे से आइलैंड पर फिर से टाइटन्स और उनकी पावर्स की वजह से 2000 साल का युद्ध करा सकते हैं हम। सच बताऊं तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं चाहूँ तो 2 दिन लगातार सो सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। मैं कोनी से कहूँगा कि वो शायद अपनी मॉम को वहीं अपसाइड डाउन में ही रहने दे। चलो मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो मिकासा उससे पूछती है कि आर्मिन अब मैं क्या करूँ। तो आर्मिन उससे कहता है कि जाओ और जाकर जीन की मदद करो, तुम यही करती रहती हो। मिकासा पूछती है और एरन, उसका क्या करें हम। तो ये बात सुनकर आर्मिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता हम क्या करें और हम कर भी क्या सकते हैं। हांजी और कैप्टन डिवाई हो सकता है मर चुके हैं। फ्लॉक हमारा सर कभी भी उड़ा सकता है। और क्या, एनी भी होश में आ चुकी है। हमारी सारी मिलिट्री भी खत्म हो चुकी है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और हाँ, हिस्टोरिया भी खतरे में है, हो सकती है। वॉलंटियर्स, अजुमा बीतो और निकोलो सब लोग खतरे में हो सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है एरन के बारे में सोचने का। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा। आर्मीन की ये सब बातें सुनकर मिकासा चुप रह जाती है। आर्मीन कहता है मुझे माफ़ करना, अगर कमांडर एरविन इधर होते तो वो तुम पर इस तरह नहीं चिल्लाते। अब मुझे जवाब मिल चुका है। मैं वापस ज़िंदगी में लाने के लायक ही नहीं था। और वो यहाँ से चला जाता है ये बोलकर। नेक्स्ट सीन में आर्थर आर्मिन से कह रहा होता है कि बेशक कोनी अपनी मॉम को जिंदा करवाने के लिए फाल्को को लेकर जा रहा है, लेकिन वो ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेगा। वो उसे ऐसे ही नहीं खिला देगा अपनी मॉम को, मैं उसे जानता हूँ। और गाबी आर्मिन के साथ जाने से पहले काया को अलविदा कहती है उसे हक कर। नेक्स्ट सीन में फ्लॉक एक ईग्रिस के हाथों पर गोली चला देता है। जीन उससे कहता है कि फ्लॉक उस पर गोली मत चलाओ, छोड़ दो उसको। तो फ्लॉक कहता है कि शांत रहो जीन, मैं बस इसे समझा रहा था। ये उस वक्त सिचुएशन नहीं समझा था, पर मुझे लगता है कि अब समझ चुका है और बाकी सारे भी समझ चुके हैं कि उनके साथ क्या होगा अगर उन लोगों ने अपना मुंह बंद रखा। जीन उससे पूछता है कि तुम्हें किसने चुना है ऐसे किंग की तरह एक्शन लेने के लिए। तो फ्लॉक उससे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने ये सवाल पूछा जीन। फिर वो बाकी सब लोगों को कहता है कि मेरी बात सुनो सब लोग, मुझे एरन ने अपना प्लान 10 महीने पहले ही बता दिया था। उसका प्लान ये था कि वो ज़ीक की मदद से फाउंडर की पावर को कंट्रोल करेगा। मैंने सारे लोगों को इकट्ठा किया और एरन की मदद करी और आज उसका प्लान कामयाब हो गया है। तुम्हारे वॉलंटियर्स ने अपने लीडर्स और मिलिट्री दोनों को खो दिया है जिनके पीछे तुम खड़े हुए थे। जल्द ही तुम अपने होमलैंड को भी खो दोगे। वो सिर्फ एक बड़े से पैरों के नीचे आकर तबाह हो जाएगा। तुम यहाँ जिस काम के लिए आए थे, अपने होमलैंड को अच्छा बनाने के लिए, वो काम एकदम फेल हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर कोई एल्डेन एम्पायर का नागरिक बनने के लिए आना चाहता है तो वो आ सकता है। हम उसका स्वागत करेंगे बिल्कुल अपने दोस्त जैसा। फ्लॉक की ये बात सुनकर वो ईग्रिस जिसके हाथ पर फ्लॉक ने गोली चलाई थी वो गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तुम लोगों के पास आने से अच्छा मैं मरना ही पसंद करूँगा। और भाई फ्लॉक उसको सीधा गोली से उड़ा देता है। जीन के ये सब देखकर होश उड़ जाते हैं। फिर फ्लॉक कहता है कि इसका घमंड ने इसको हार मानने नहीं दी। पर क्या ऐसा घमंड सही था? हार मानने में क्या बुरा है? क्या हार मानना ऐसे मरने से सही नहीं है? थोड़ा सोचो इसके बारे में। फिर वहाँ मिकासा आ जाती है और वो कहती है जीन ये सब क्या चल रहा है इधर। फ्लॉक कहता है जीन तुम्हारी बात का जवाब दूँ तो मैंने एरन के बिहाफ पर काम किया है। एरन आइलैंड के बाहर सब कुछ सही कर रहा है और मैं आइलैंड के अंदर सब कुछ सही कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, इन 4 सालों तक नर्क जैसे जिंदगी बिताने के बाद अब वो चीज़ हमारे पास आ चुकी है। जानते हो क्या है वो चीज़? आज़ादी। अब तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जाओ और जाकर अपनी ज़िंदगी बिताओ बिल्कुल पुराने जीन जैसी। मिकासा फ्लॉक से पूछती है कि हांजी और कैप्टन डिवाई कहाँ पर हैं। तो फ्लॉक कहता है कि वो लोग तो कब के मारे जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं फाल्को और कोनी को। फाल्को कोनी से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन हम तो नॉर्थ की साइड पर जा रहे हैं ना। वो देखो सूरज उधर डूब रहा है। तो कोनी कहता है कि नहीं, हमारा नॉर्थ में जाना सही है खतरे से दूर जाने के लिए। मैं एक सोल्जर हूँ तो मैं इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। फिर वो अपने मन में ही बात करता है कि हाँ मैं एक सोल्जर बन चुका हूँ। डैड, सनी और मार्टिन को तो मैं
वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं मॉम को ज़रूर वापस ला सकता हूँ। बस थोड़ी देर और रुको मॉम, मैं आ रहा हूँ। फिर फाल्को अपने मन में कहता है कि थैंक गॉड कोनी एक अच्छा इंसान है, पर मुझे साउथ में जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे तब तक का तो याद है जब मैं कॉर्ट और गाबी से मिला था, पर उसके बाद का क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। और तो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने कोनी को कहीं देख रखा है, पर अगर कोनी मुझे नहीं पहचान पा रहा है तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ। नेक्स्ट सीन में पीक एयरशिप्स को जाते हुए कहती है कि इनकी स्पीड देखकर तो लग रहा है कि ये मार्ले की ओर वापस जा रहे हैं। इन लोगों ने रम्बलिंग देखी और हम लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैगथ कहता है कि नहीं, ये एक सही डिसीजन था। वो जल्दी से जाकर वहाँ के लोगों को रम्बलिंग के बारे में बता सकते हैं। इतने में पीछे से हांजी आ जाती है और पीक उसे देखकर उसको खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हांजी कहती है नहीं नहीं रुको रुको, क्या तुम मुझे अभी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है। तो पीक कहती है कि अच्छा, तो वो पीछे क्या चीज़ है। हांजी कहती है उसकी चिंता मत करो, वो एक सीधा साधा मेरा साथी है जो कि मरने को तैयार नहीं है। और गाइस वो साथी होता है कैप्टन लीवाई। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कैसा लगा ये एपिसोड, और फाइनली ने टाइम बाद जाके कैप्टन लीवाई को दिखाया शो में, तो एक्साइटेड तो होंगे ही आप लोग भी, क्योंकि यार कैप्टन लीवाई इतने लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है। मेरा खुद का भी फेवरेट कैरेक्टर है वो। तो ये मैंने अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 82 को एक्सप्लेन किया है। आगे के एपिसोड के लिए भी मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।